सो हील पेन मैंने सोचा थोड़ा पेशेंट्स को बताया जाए क्यों होता है, क्या होता है, और क्या क्या अपन इस बारे में कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा मैंने एक वेबिनार बनाया है, ये इसका आउटलाइन ऐसा रहेगा। हील पेन क्यों होता है, हील पेन का जो सबसे कॉमन कारण है जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स, और उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस, फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपीज, मेडिसिन और इंटरवेंशंस, मतलब इंजेक्शंस या सर्जरी क्या क्या हम कर सकते हैं। हील पेन होता क्यों है? हील पेन होने के काफी कारण हैं। उसमें से कुछ कारण यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, जैसे कि अपने हील की हड्डी का फ्रैक्चर। हील के पीछे एक पैड होता है जिससे अपना हड्डी हमको डायरेक्टली नहीं लगती, एक कुशन जैसा होता है जिसको बोलते हैं हील पैड, उसका ब्रूस। जो यहाँ आपको अपनी पीली नस दिख रही होगी, मेरा पॉइंटर दिख रहा है सबको? जी। यहाँ पे आपको एक पीली नस दिख रही होगी। ये जो पीली नस है, ये अगर अपने हड्डियों के बीच दब जाए तो हील में दर्द हो सकता है, एडी में दर्द हो सकता है। दूसरा प्लांटर फेशियाइटिस, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारी जो पिंडलियों की मसल्स है, उसका जो टेंडन होता है उसको बोलते हैं अकीलिस टेंडन। इसके जरा गड़बड़ होने से भी हील पेन हो सकता है। दूसरा, हील के साथ फुट एकदम कॉमनली एसोसिएटेड है। तो ये जो फुट है, ये अपना नॉर्मल यहाँ पे फुट है जिसका, अगर ये अपना नॉर्मल फुट का पंजा है जिसका अगर हम छाप लेंगे तो ऐसा दिखेगा। अगर ये फुट फ्लैट हो जाए या इसके कर्वेचर में ज्यादा कर्वेचर आ जाए तो भी हील पेन और फुट पेन एक साथ हो सकता है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं हील पेन के। अब हम देखेंगे प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में। सबसे पहले हमको समझना है कि प्लांटर फेशिया क्या है। जो हमारी पिंडलियां हैं, जो हमारी काफ मसल्स हैं, वो कंटिन्यू होती है, मेडिकल टर्म बोलते हैं हम एक्यूलिस टेंडन, और वो ही नीचे कंटिन्यू होती है। आपको यहाँ सफेद स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशिया। ये प्लांटर फेशिया में सूजन होने के कारण हील पेन सबसे कॉमन है, और इसी को हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। कहीं भी अगर अपने शरीर में सूजन हो, या मेडिकल टर्म हम यूज करेंगे इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको आइटिस बोला जाता है। तो प्लांटर फेशिया का सूजन या प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलेंगे। प्लांटर फेशिया को अगर हम नीचे से देखे जाए तो ऐसा दिखते हैं। ये अपना हील बोन है, मेडिकल टर्म कैल्केनियम, या हमारी एडी की हड्डी, और ये हमारे पंजा। तो प्लांटर फेशिया अपने हील से शुरू होकर अपने पंजों तक, सामने तक जाता है। इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, चाहे अगर फुट आर्च के कारण बीच में प्रॉब्लम हो, चाहे हड्डी के कारण पीछे प्रॉब्लम हो, चाहे आपके फुटवेयर के कारण सामने प्रॉब्लम हो, तो भी आपकी एड़ी में दुख सकता है। तो इसे बोलते हैं प्लांटर फेशिया। कभी कभी कुछ एक्सरसाइजेस के कारण या कुछ एक्सेस तनाव के कारण प्लांटर फेशिया टूट भी सकता है, उससे काफी ज्यादा दर्द होता है। प्लांटर फेशिया, प्लांटर फेशियाइटिस का एक टिपिकल सिम्टम क्या है? एडी में तो दर्द रहेगा ही, बट जिसे प्लांटर फेशियाइटिस है वो हमें हमेशा एक टिपिकल हिस्ट्री देता है कि सर जब मैं सुबह उठता हूँ, जैसे ही मैं पैर नीचे रखता हूँ बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा चलने लग जाऊँ, बाथरूम जाऊँ, ब्रश करूँ, थोड़ा चलने लग जाऊँ, दर्द कम होगा, बट शाम को फिर से आ जाता है। ये जो मॉर्निंग का हील पेन है, ये बहुत टिपिकल है प्लांटर फेशियाइटिस के लिए। हम एक स्लाइड पीछे जाएंगे और देखेंगे, आपको यहाँ पे सूजन दिखाई गई है लाल रंग से, यहाँ पे भी सूजन दिखाई गई है लाल रंग से। आपको ये समझना है कि जब हम सोते हैं, हमारे पैर नहीं हिलते, तो जो हमारे शरीर में सूजन के केमिकल है वो एक जगह जमा हो जाते हैं। जब सूजन के केमिकल एक जगह जमा हो जाते हैं तो उससे दर्द बहुत बढ़ता है। जब हम सुबह उठते हैं, हमको दर्द का एहसास होता है। जब हम चलने लगे, यहाँ के जो सूजन के केमिकल्स हैं, ये यहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं क्योंकि खून आ जाता है। केमिकल्स वॉश आउट होने के बाद थोड़ा दर्द कम हो जाता है। तो अपने शरीर में जो दर्द है, उसमें कुछ दर्द के केमिकल्स का, सूजन के केमिकल्स का बहुत रोल है। इसीलिए ये मॉर्निंग पेन बहुत कॉमन है। फिर क्यों होता है प्लांटर फेशियाइटिस? जो कॉमन कॉजेज हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। आपके कोई नई एक्टिविटी शुरू करना, या तो अभी आपने रिसेंटली वॉकिंग शुरू की है या रनिंग शुरू की है, उससे भी हो सकता है।
आपके शेप, आपके फुट का शेप, जो मैंने आपको सबसे पहले इमेज दिखाई थी कि जो आपका फुट है उसका आर्च हाई या लो है, तो भी हो सकता है। द सरफेस ऑन विच यू आर स्टैंडिंग, वॉकिंग ऑन, रनिंग, सॉफ्ट सरफेसेस जैसे कि ग्राउंड्स, मिट्टी वाले ग्राउंड्स पे जनरली चलने से, एक्सरसाइज करने से ये तकलीफ नहीं होती है। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि डांबर रोड पे या सीमेंट रोड पे भागिए मत। उसका एक कॉमन कॉज ये, उसका एक रीजन ये भी है, जब आप हार्ड सरफेसेस पे चलते हैं या भागते हैं तो उतना ही प्रेशर आपके पैर पे वापस आता है, जिससे आपके पैरों पे तनाव पड़ के आपको प्लांटर फेशियाइटिस जैसे डेवलप हो सकता है। द टाइप ऑफ शूज यू आर वेयरिंग, अगर आप जो जूते पहने हैं अगर उस पर अच्छा फुट सपोर्ट नहीं है, स्पेशली मीडियल आर्च का सपोर्ट नहीं है, उसका मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, किसी को अंगूठे वाली चप्पल पसंद है, किसी को बिना अंगूठे वाली चप्पल पसंद है। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप पहनिए। बहुत बार ये भी होता है कि नई चप्पल पहनने के बाद पेन जनरली अंगूठे के पास शुरू होता है, अंगूठे के नीचे टिपिकली, और फिर वो धीरे धीरे प्लांटर फेशियाइटिस में कन्वर्ट होता है। तो आपको, आपके, जो आपको कंफर्टेबल है वो शूज पहनिए। शूज में मीडियल आर्च सपोर्ट जरूरी है। मीडियल आर्च सपोर्ट क्या है उसका मैं फोटो आपको दिखाऊंगा। ओबेसिटी बहुत कॉमन कारण, आपका जो पूरा शरीर का वजन है, जब आप खड़े होते हैं तो वो आपका पैर नीचे जमीन पे देते हैं, तो आपका पैर जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो आपके पूरे शरीर का वजन लेते हैं। हम बोलते हैं कि आपका स्पाइन शरीर का वजन लेता है, सही है। आपके घुटने शरीर का वजन लेते हैं, सही है। बट आपकी जो हील्स है, पूरे शरीर का, स्पाइन का, आपकी मसल्स का, आपकी नीज का पूरा वजन फाइनली हील पे आता है, और वो भी कैल्केनियम बोन पे सबसे ज्यादा। और एक कैल्केनियल स्पर्स होते हैं, उसका मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा, वो भी एक कॉमन कारण है प्लांटर फेशियाइटिस का। अब ये कैल्केनियल स्पर, ये जो हमारी हड्डी है इसको हम बोलते हैं कैल्केनियल बोन। ये है हमारी हील की हड्डी। इसमें यहाँ पे नीचे जो मैंने आयरो दिखाया है, या ऊपर स्पर्स बन सकते हैं, मतलब हड्डियों की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है। ये ग्रोथ थोड़ी एबनॉर्मल रहती है। मैंने आपको बताया था कि जो पिंडलियों की मसल्स है, हमारे जो काफ मसल्स है, वो कैल्केनियम बोन पे अटैच होती है। इस अटैचमेंट में थोड़ा कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण हड्डी बढ़ सकती है। ये जो हड्डी बढ़ती है ये कांटे जैसी रहती है, और कांटा जहां है वहां तो चुभेगा ही। कांटा चुभने से, मतलब अपना हड्डी का कांटा मैं इसे कहूंगा, कैल्केनियल्स पर कांटा चुभने से इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है, और उसके कारण आपको दर्द होता है। तकलीफ चाहे कोई भी हो, इसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिस टाइप की तकलीफ है उस हिसाब से मैनेजमेंट रहेगा। वजन ज्यादा है तो वजन तो आपको कम करना ही पड़ेगा। अगर आपने रिसेंटली एक्टिविटी मतलब रनिंग शुरू की है, अगर आप सीमेंट रोड पे चल रहे हैं, तो वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर जो हमने दूसरे कॉजेज बताए थे कि अगर आपने रिसेंटली चप्पल या शूज बदले हैं, तो आपको फुटवेयर जरा बदलना ही पड़ेगा। इसके साथ जो ऑलरेडी दर्द सेट इन हो गया है उसको कैसे कम किया जाए, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो ट्रीटमेंट इसका 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला है सपोर्ट या ऑर्थोटिक, दूसरा है पैरालिसिस, तीसरा है फिजियोथेरेपी, और चौथा है मेडिसिन। पांचवा रहेगा इंटरवेंशंस, मतलब इंजेक्शंस या ऑपरेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट इसका समझना। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। अगर आप किसी को लग रहा है बहुत फास्ट है तो प्लीज चैट में मेंशन कर दीजिए। सबसे हम पहले देखेंगे ऑर्थोटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो हील है वो अपने आपके पूरे शरीर का वजन लेता है, तो अगर हम उसको एक सॉफ्ट सरफेस देंगे तो फायदा होता है। मार्केट में कई अलग अलग ब्रांड के हील सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। कोई पर्टिकुलर ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैंने 2-3 यहाँ पे ब्रांड्स दिखाए हैं। आप कोई भी हील सपोर्ट ले सकते हैं, जितना हो सके कोई रेप्यूटेड ब्रांड का लें, और जितना हो सके कोई रेप्यूटेड ब्रांड का हील पैड लें,
जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि हील पैड तो लिया बट फायदा नहीं हो। दूसरा है आपका फुट आर्च सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया, मीडियल आर्च ऑफ फुट। इस मीडियल आर्च ऑफ फुट को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। कोई कोई लोगों को टेंडेंसी होती है कि अपने वजन के कारण ये आर्च ऑफ फुट नीचे बैठ सकता है, नीचे बैठने के कारण इस पे प्रेशर आता है। तो आपके जो फुटवेयर हैं इसमें ये आर्च सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपके फुटवेयर में आर्च सपोर्ट नहीं होगा तो लीजिए। अगर आपको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है तो आर्च सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने तो बोल दिया आपको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है क्या, आपको कैसे पता कि आपको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है या नहीं? तो घर पे आप एक एक्सरसाइज करिए, अपने पंजों का ऐसा एक प्रिंट लीजिए। आप जरा पैरों पे स्केच पेन लगा के, जैसे छोटे बच्चे करते हैं अपने आप को रंगाते हैं, आप पैरों पे जरा पेन, स्केच पेन या अपना पोस्टर कलर लगा के अपने हील का एक प्रिंट लीजिए, अपने पंजों का एक प्रिंट लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा इस फोटो को रेफरेंस लेके कि मेरे पंजों में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो आर्च सपोर्ट जरूर यूज कीजिए। देन नेक्स्ट वी कम टू फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब ये जो प्लांटर फेशिया है, प्लांटर फेशिया, जस्ट अ सेकंड, हाँ, प्लांटर फेशिया जो है ये अपने मसल्स का ही एक कंटिन्यूएशन है। और आपने देखा होगा कभी भी कोई मसल में प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं कि मसल का एक्सरसाइज कीजिए। उसी तरीके से प्लांटर फेशिया को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। प्लांटर फेशिया की एक्सरसाइजेस आपको करनी ही चाहिए। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से, इस वेबिनार से अगर कुछ एक चीज शेयर सेव करनी है तो वो है ये फोटो। आप सब लोग इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके मोबाइल में। जो लोग लैपटॉप में देख रहे हैं अपने मोबाइल से एक फोटो ले देख लीजिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, स्लाइड है इस वेबिनार का, मैं कहूँगा वो है ये स्लाइड। आपको आपके पैरों की एक्सरसाइजेस करनी है। आपको टो कर्ल्स करने हैं, इसको हम टो कर्ल्स बोलते हैं। सिंपल करने के लिए हम बोलते हैं कि एक रुमाल या एक नैपकिन जमीन पे डाल दीजिए और उसको अपने पंजों से जमा करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, एक ब्रिक पे खड़े हो जाइए, ईंट पे खड़े हो जाइए और ऑल्टरनेटिवली लेफ्ट और राइट पैर ऊपर नीचे करना है। तीसरी एक जो इम्पोर्टेंट अच्छी एक्सरसाइजेज है उसको बोलते हैं हम आइस रोल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बॉटल है जिसके ऊपर ये पैर घुमा रहे हैं। ये बॉटल में पानी भरा है और उसको हमने फ्रीज किया है। ये फ्रोजन जो पानी की बॉटल है वो आपके पैरों को एक तो आपको ठंडा महसूस भी कराएगी, ठंडे सेक का फायदा भी मिलेगा। ये है एक्सटेंशन एक्सरसाइज ऑफ द टो। ये आप आपके हाथ से करना है। जैसे मैंने आपको बताया, चप्पल बदलने के बाद बहुत बार दर्द पहले यहाँ पे शुरू होता है और यही दर्द फिर पीछे चलता है। ये वाला जो आपका टेंडन है, ये वाला जो प्लांटर फेशिया का पार्ट है, ये रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तीसरा एक फंक्शनल एक्सरसाइजेस है, सिंपल है। कुछ कंचे, आजकल जरा कंचे दिखते नहीं, बट अगर कंचे किसी भी टाइप के आपके फ्लावर पॉट में कोई डेकोरेटिव कंचे हो, कोई डेकोरेटिव स्टोन्स हो, कोई पेबल्स हो, उसको आप अपने पंजों से उठा के एक ग्लास में डालने की कोशिश कीजिए। ये एक फंक्शनल एक्सरसाइजेस है। चौथी एक्सरसाइज जरा मेरे को आपको लास्ट एक्सरसाइज जरा मेरे को समझानी है, बट रिवर्स में। ये जो आपको यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है, ये नॉर्मल एनिमेशन है जैसे हम रोज चलते हैं। जब हम चलते हैं तो पहले हमारी एड़ी गिरती है और फिर आगे हमारा पंजा गिरता है। इसमें प्लांटर फेशिया का मूवमेंट आपको दिखाया गया है ब्लू लाइन से। जब एक ही तरीके से बार बार जब एक ही तरीके से प्लांटर फेशिया का मूवमेंट होता है तो प्लांटर फेशिया पे तनाव आता है, प्लांटर फेशिया जरा टाइट हो जाता है और प्लांटर फेशिया में दर्द हो सकता है। इससे हमें रिवर्स करना है। रिवर्स वॉकिंग का मुझे कोई एनिमेशन मिल नहीं पाया, सो आई एम सॉरी, मैं आपको फिजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आपको पीछे की तरफ चलना है। आप ये नोटिस करेंगे पीछे की तरफ चलते हुए आपकी पहले पंजा गिरता है और फिर एड़ी गिरती है। इसमें जो आप देख रहे हैं पहले एड़ी फिर पंजा,
रिवर्स चलते हुए पहले पंजा फिर एडी। तो जो प्लांटर फेशिया का मूवमेंट है वो इसके अपोजिट होगा, और प्लांटर फेशिया रिलैक्स होने में मदद होता है। यस, आई गॉट सम, मेरे को कुछ फीडबैक्स मिल रहे हैं कि पीछे चल के देखा, और पीछे चल के देखते हुए आपने ये देखा होगा कि पहले पंजा गिरता है और फिर एडी गिरती है। वेरी गुड। अगला हम आएंगे फिजियोथेरेपी में। मैंने एक्सरसाइजेस आपको सबसे पहले समझाई, क्योंकि आप कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट करो, चाहे फिजियोथेरेपी करो, चाहे आप दवाई लो, चाहे आप इंजेक्शन लो, चाहे आप सर्जरी करो, चाहे आप कुछ नहीं करो, एक्सरसाइजेस तो करनी ही है। बिना एक्सरसाइजेस के कोई भी थेरेपी काम नहीं करेगी, और फिर हमको ऐसा लगता है कि पूरा फायदा नहीं हुआ। सो एक्सरसाइजेस सबसे जरूरी है। नेक्स्ट वी कम टू फिजियोथेरेपी मोडालिटीज। सबसे पहला है लेजर। जो आपके, मैंने आपको समझाया कि प्लांटर फेशिया में सूजन हो जाती है, लेजर लाइट अंदर पेनिट्रेशन करके वो सूजन कम करने में मदद करती है। दूसरा एक होता है अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड को आप अल्ट्रासोनोग्राफी से कंफ्यूज मत करिए। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमको दिखता है कि अपना शरीर कैसा है। अल्ट्रासाउंड में ऐसा कोई इक्विपमेंट जो आपको यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, इससे साउंड वेव्स हम अपनी हड्डियों तक पहुंचाते हैं, अपने प्लांटर फेशिया तक पहुंचाते हैं, जिससे सूजन कम करने में मदद होती है। टेंस। टेंस जनरली नसों के दर्द या न्यूरोपैथिक पेन में काम आता है। हम ये हमेशा बोलते हैं कि कोई भी दर्द हो, उसमें नसों का रोल होता ही है, क्योंकि आपका जो पेन सेंसेशन है, जिस जगह पे पेन है, वहां से पेन का सेंसेशन अपने ब्रेन तक नसें ही लेके जाती है। तो अगर हम नसों को कंट्रोल करें तो आपके दर्द कम करने में मदद होगी। टेंस से भले ही प्लांटर फेशिया की सूजन कम हो या नहीं हो, बट आपकी जो पेन सहन करने की कैपेसिटी है वो चेंज होती है, आपकी नसें ट्रेन हो जाती है, आपके नसों को दर्द कम होगा। फिर एक होता है शॉर्ट वेव डायथर्मी या वैक्स बाथ्स। इन दोनों में गरम वैक्स या लाइट, जिसको कॉमनली बोलते हैं कि हमने लाइट की थेरेपी की, दैट इज शॉर्ट वेव डायथर्मी, थोड़ी गर्माहट देते हैं, जिससे पिंडलियों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, अपने एडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और आपका दर्द थोड़ा कम होगा। एक सबसे सिंपल होम रेमेडी, रात को सोते समय नमक के कुनकुने पानी में जरा आप पैर डुबा के बैठिए। ये बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों को इससे फायदा भी होता है। भले ही घरगुती थेरेपी हो, आपके लिए फ्री की हो, बट ये महत्वपूर्ण है, इसका फायदा होता है। हम बहुत बार सिंपल रेमेडीज को दुर्लक्ष्य कर देते हैं बोल के कि अरे इसमें क्या करना। जब तक हम किसी चीज के लिए पे नहीं करें, हमको उसकी कीमत नहीं रहती। बट मैं ये कहूंगा, कुनकुने नमक के पानी में पैर डाल के बैठना बहुत फायदेमंद है, और आपने ये करना ही चाहिए। हमने बेसिक जो फिजिकल थेरेपीज ऑफ ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइजेस, फुट सपोर्ट्स एंड फिजियोथेरेपी, इसके बारे में समझा। अगला हम चलेंगे मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन में जो मैंने बीच में लिखा है एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, मैं सबसे पहले इसके बारे में बात करना चाहूंगा। एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन हैं, इनको हम कॉमनली पेन किलर्स कहते हैं। और पेन किलर्स बोलते से ही बहुत लोग डर जाते हैं कि नहीं, हमको पेन किलर्स नहीं खाना, सर हमको पेन किलर्स मत दो। आपको ये समझना है कि एक्सेप्ट फॉर पेन किलर एलर्जी, अगर कोई पेशेंट को सच में पेन किलर की एलर्जी है, उन पेशेंट्स को छोड़ के अगर किसी को 4 या 5 दिन पेन किलर दिया जाए, तो उससे आपके शरीर को ना कोई आदत पड़ेगी और ना ही कोई डैमेज होगा। आपको पेन किलर्स के साथ आराम से पानी पीते रहना है। अगर आप पानी पीते रहेंगे, अच्छे से आप शरीर को हाइड्रेट करेंगे, तो 5 या 10 दिन के पेन किलर के कोर्स से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरा एक बहुत कॉमन एनाल्जेसिक है, जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं। पहले क्रोसिन बहुत फेमस हुआ करता था, कोरोना के बाद डोलो बहुत फेमस हो गया। ये जो एनाल्जेसिक पैरासीटामोल या डोलो है, इससे किडनी पे असर नहीं पड़ता। तो अगर आपको कोई डॉक्टर 10 या 15 दिन के लिए डोलो या पैरासीटामोल या क्रोसिन ऐसी कोई दवाई दे रहा है, तो प्लीज किडनी के बारे में घबराइए मत। जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन में आपने कुछ सुने होंगे कॉमन नाम, वोवेरॉन, डाइक्लोफेनाक, एसेक्लोफेनाक, न्यूकॉक्सिया, इटोरिकॉक्सिब। ये जो सब दवाइयाँ हैं,
ये आपके शरीर में सूजन कम करती है, और सूजन कम होने के कारण पेन अपने आप कम होता है। आपको ये समझना है, जो फिजियोथेरेपी है, फुट एक्सरसाइजेज हैं, ऑर्थोटिक्स हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं, बट लंबे समय तक काम करते हैं। इनका असर आने तक आपने दर्द सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं, जो हम एनाल्जेसिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ कहते हैं। तो अगर आपको अंडर डॉक्टर सुपरविजन एनाल्जेसिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी 5 से 10 दिन लेने में कोई हरकत नहीं। हाँ, एक बार आपकी दवाइयों से सूजन कम हो जाए तो 10 दिन बाद हम खुद ही कहते हैं कि एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। कुछ नॉन स्टेरॉयडल, नॉन मेडिकल एंटी इंफ्लेमेटरी भी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला हम चलते हैं डाइट चेंजेस पे। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। इसके बारे में एक मैसेज आया है, व्हाट अबाउट जीरोडॉल। जीरोडॉल इज ऑल्सो एन एंटी इंफ्लेमेटरी, जो मैंने बोला एसिक्लोफिनैक 5-10 दिन के ऊपर नहीं लेना चाहिए। ओके, सॉरी, विल कंटिन्यू, आई विल आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। आप क्वेश्चंस जमा करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, विल कंटिन्यू। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है, लेट फूड बी द मेडिसिन। आपके खाना आपके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो आपको लो कार्बोहाइड्रेट एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट फॉलो करनी चाहिए, जिसके अंदर हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करिए, ऑयल्स रिफाइंड अवॉइड कीजिए, और एनिमल प्रोटीन्स अवॉइड करिए। इसके बारे में जो प्रीवियस 2 हमारे छोटी छोटी हेल्दी बातें सीरीज में जो टॉक्स हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो मैं डाइट चेंजेस के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। हाँ, बट मैं आपको ये बताऊंगा, शरीर में कहीं भी आइटिस हो, शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी आर्थराइटिस, कोई भी फेशियाइटिस, कोई भी गैस्ट्राइटिस, कार्बोहाइड्रेट से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। क्योंकि जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि लाल रंग से सूजन दिखाई गई है, और मैंने बोला था कि सूजन के कुछ केमिकल होते हैं जो रात भर में अपने शरीर में जमा होते हैं। ये सूजन के केमिकल बनाने के लिए अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे तो उनको ये सूजन के केमिकल बनाने के लिए ये नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। सो विल कंटिन्यू। मैं बस फूड के बारे में इतना ही बोलूंगा, बाकी फूड के बारे में पिछले 2-3 सेशन में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। एंड फूड इन इन्फ्लेमेशन, वो 2-3-4 पता नहीं हम कितने वेबिनार्स उसके ऊपर करते ही रहेंगे। अगला हम आते हैं मेडिकल थेरेपी में। मेडिकल थेरेपी में जैसे मैंने आपको एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरीज के बारे में बताया, वैसे अपने जो प्लांटर फेशिया है, जो एक मसल का पार्ट है, उसको अपने को सपोर्ट देना है। कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं, ब्रांड नेम्स मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक ब्रांड, बट कुछ ऐसे मेडिसिन आते हैं जिनमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरीज और आपके प्रोटीन और मसल्स के लिए पोषण एक साथ दिया होता है। ये मैं आपको स्ट्रेस करना चाहूंगा, ये प्लांटर फेशियाइटिस की दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। मसल्स वीक हैं, अब मसल्स को पोषण देंगे। जो इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है नैनो कुरकुमिन। कुरकुमिन मतलब हल्दी, और यहाँ पे लिखा है बायोपेरिन। बायोपेरिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल है जो काली मिर्च से डिराइव होता है। कुरकुमिन और बायोपेरिन आपके हल्दी और काली मिर्च से आपको मिलेंगे। यहाँ में कुछ मैग्नीशियम रिच फूड्स की फोटो दिखाई गई है, जिसमें केला है, मूंगफली है, बादाम है, डार्क चॉकलेट है, सारे नट्स एंड सीड्स हैं। और ये कुछ वेजिटेरियन प्रोटीन के मैंने सोर्सेस दिखाए हुए हैं, जैसे किनुआ, ब्रोकली, एवोकाडो, सोया, टोफू, बादाम और चने। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपको खाने में लेना है। कुरकुमिन और बायोपेरिन आपको आपके खाने से मिल सकता है, मैग्नीशियम आपको खाने से मिल सकता है। हर विटामिन और मिनरल के लिए अलग रिच फूड है। तो एक ऑप्शन ये भी है कि इतना हम कितना खाएंगे। इन सब का जो इन सब खानों का जो मैंने यहाँ पे फोटोज दिखाई है, इनका एक कॉन्सेंट्रेटेड सत्व किसी मेडिकल कंपनी ने अगर दवाई में दिया है तो ये लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ये समझना है कि ये कोई पेन किलर दवाई नहीं है,
ये एक सपोर्टिव थेरेपी है। अगर हम ये 2 या 3 महीने भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दवाइयों के बारे में डाइट एज मेडिसिन, एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन, ये हमने कवर किया है। आगे हम चलते हैं मेडिकल थेरेपी से इंटरवेंशनल थेरेपी पे। इंटरवेंशन थेरेपी होती है दो, एक इंजेक्शन और एक सर्जरी। इंजेक्शन दो टाइप के होते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड। स्टेरॉइड सुन के सब लोग घबरा गए, आधे लोग तो वेबिनार छोड़ देंगे, योगा के वेबिनार में कहाँ से स्टेरॉइड आ गए। बट आपको ये समझना है कि द इम्पोर्टेंट वर्ड इज लोकली एक्टिंग। जो दवाई है, जो स्टेरॉइड है, वो जगह के जगह पे ही एक्ट होगा। ये आपके शरीर में फैलेगा नहीं। शरीर में नहीं फैलने के कारण कोई इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स मिनिमम होते हैं। दूसरा आपको ये समझना है कि स्टेरॉइड को हम दो धारी तलवार बोलते हैं। जो आपके पेन को काटेगी, उसके उससे कोई दूसरे अदर हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट हमको ये सोच समझ के प्रॉपर डोजिंग में और प्रॉपर इंटरवल्स में ही लेना है। मैंने हमारे प्रैक्टिस में कुछ लोग देखे हैं, एक बार स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया, वो इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि फिर वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो खाने में बदलाव नहीं करते, उनको बहुत आराम हो जाता है। उनको एक फेक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है कि हम ठीक हो गए। आपको ये समझना है कि स्टेरॉइड आपको सिर्फ आराम देगा। स्टेरॉइड लेने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी ही है, आपको सपोर्टिव मेडिसिन, सपोर्टिव डाइट लेना ही है, आपको जेल हील पैड, ऑर्थोटिक स्लीपर्स, ये सब पहननी ही है। स्टेरॉइड सिर्फ आपको आराम देगा। फिर लोग बोलेंगे सर ये तो टेम्पररी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको मेहनत करनी है। परमानेंट रिलीफ डॉक्टर आपको दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि परमानेंट रिलीफ के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है, वो आपको खुद करनी है। डाइट चेंजेस करने हैं, वो आपको खुद करने हैं। रेगुलर एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेना है, वो भी आपको खुद ही करना है। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी विजिट आपको ही करनी है। सो परमानेंट रिलीफ इज इन योर हैंड्स। द डॉक्टर विल प्रोवाइड यू विद अ गाइडेंस कि आपको परमानेंट रिलीफ कैसा हो। सो स्टेरॉयड इंजेक्शंस लेने में कोई हरकत नहीं है, बट ये बार बार नहीं लेने चाहिए और प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए। स्टेरॉइड से आपकी जो प्लांटर फेशिया में सूजन है, वो बहुत जल्दी कम होगी। दूसरा ये भी, जैसे ही सूजन कम हो जाती है, आपका दर्द कम हो जाता है, आप एक्सरसाइजेस अच्छे से कर पाते हैं। अगर दर्द में किसी को एक्सरसाइज करने बोल दो तो उसका दर्द कभी कभी बढ़ जाता है। दूसरा ये भी बोलते हैं लोग कि सर इतना दर्द हो रहा है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द और बढ़ जाता है। ये जो लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड और लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन है, ये आपको एक्सरसाइज करने में मदद करेगा। इंजेक्शन लीजिए, पेन फ्री हो जाइए। पेन फ्री होने के बाद एक्सरसाइज करते रहिए तो आपको तकलीफ वापस नहीं आएगी। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा, वो है कॉमनली हमारे कार का। कार खराब हो गई, आप मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक ने ठीक तो कर दी, उसने एक लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा दिया, बट कार वापस खराब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको आपकी कार का रेगुलर मेंटेनेंस करना है। ये स्टेरॉइड और मतलब आपके मैकेनिक ने ठीक की हुई आपकी कार, और आपकी एक्सरसाइजेस और आपकी जो डाइट चेंजेस हैं, वो आपके गाड़ी का मेंटेनेंस है। अगला हम चलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की तरफ। अब मैंने आपको ऐसा बताया था कि अपने शरीर में आपका जो खून रहता है, उसके अंदर पेन के भी केमिकल्स रहते हैं और उसके अंदर हीलिंग के भी केमिकल्स रहते हैं। हाउ पीआरपी वर्क्स। पीआरपी इंजेक्शन मतलब क्या? आपका हम एक खून ड्रॉ करेंगे, एक सैंपल, उसको हम लैब में प्रोसेस करेंगे। लैब में प्रोसेस करने के बाद हमको आपके ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिलेगा। प्लेटलेट आप सबने डेंगू के रिलेशन में बहुत कॉमनली सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। ये प्लेटलेट का काम होता है इनिशियली रक्त गोठना। जब रक्त की गुठली बनती है, जब ब्लड क्लॉट होता है, उसी ब्लड क्लॉट से हीलिंग भी होती है। आपने देखा होगा, अगर कभी हमारे स्किन पे कोई कट हो जाए तो वहां पे ब्लड आता है, जमा हो जाता है, मराठी में खपली बोलते हैं। ब्लड क्लॉट स्कैब जब फॉर्म होता है
उसके बाद हीलिंग होके स्कैब निकल जाता है। तो ये जो काम है ये प्लेटलेट्स करते हैं। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम अलग करके आपके एडी में या आपके किसी भी बॉडी में जहां प्रॉब्लम है वहां इंजेक्ट कर सकते हैं और उससे हीलिंग होती है। ये जो मैंने अभी आपको फिनोमेना समझाया है उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। ब्लड आएगा, स्कैब बनाएगा, प्लेटलेट्स अपना काम करेंगे, हीलिंग हो जाएगी और ब्लड चले जाएगा। अभी आपको ये समझना है कि अपने शरीर में जितने भी टेंडन्स हैं, टेंडन्स मतलब मसल के जो एंड पॉइंट्स हैं, उनमें ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होता। उनमें ये मैकेनिज्म नहीं है कि अगर डैमेज हो, सूजन हो तो ब्लड आए, रिपेयर करे और चले जाए। अगर आपके प्लांटर फेशिया में ब्रेक है, अगर आपके प्लांटर फेशिया में बहुत सूजन है, तो हम आपका ब्लड से पीआरपी निकाल के, मतलब आपके ब्लड से वो स्पेसिफिक केमिकल निकाल के जो हील करते हैं, आपके प्लांटर फेशिया में डालेंगे ताकि उसको खून मिले। उसको अच्छा प्रॉपर खून के केमिकल्स मिलने से उसे ये हीलिंग हो, सूजन कम हो और पेन कम हो जाए। पीआरपी के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक काफ़ी मेडिकल टॉपिक है। ये हम यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, दिस फैसिलिटीज अवेलेबल। इनफैक्ट आजकल इंडिया के हर शहर में कहीं ना कहीं पीआरपी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगला हम डिस्कस करेंगे पीआरपी एंड लेज़र। अब लेज़र मैंने आपको फिजियोथेरेपी में बताया था। वी ऑल्सो हैव अ लेज़र मशीन जिसको हम क्लास 4 लेज़र बोलते हैं। वर्क कैसे करेगा? जो लेज़र है उसमें बायोस्टिम्युलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये जो बायोस्टिम्युलेशन होता है इससे अपनी नर्व रीजनरेशन होती है, अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन मतलब आइटिस मतलब सूजन कम होती है, और यही काम पीआरपी भी करता है। जब हम एक दीवार गिराने के लिए 2 हथौड़े मारेंगे तो दीवार जल्दी गिरेगी। तो जब हम सूजन कम करने के लिए साथ में कंबाइंड पीआरपी एंड लेजर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हम मेडिकल मैनेजमेंट के एंड के तरफ आ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अच्छी चाय कैसे बनती है। अच्छी चाय बनाने के लिए प्रॉपर प्रोपोर्शन में दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर और जिसको पसंद हो वो मसाले, वो सब चाहिए। ये सब मिलने के बाद ही अच्छी चाय बनती है। तो कोई भी पेन का ट्रीटमेंट इसी तरीके से अपने को करना चाहिए। एक्सरसाइजेस का अपना अलग रोल है, दवाइयों का अपना अलग रोल है। दवाइयों भी, नसों के दर्द की दवाइयों का अलग रोल है, इन्फ्लेमेशन की दवाइयों का अलग रोल है, सपोर्टिव मेडिसिन की दवाइयों का रोल अलग है, फिजियोथेरेपी का रोल अलग है। जैसे दूध, चाय पत्ती, मसाले, पानी का रोल है, वैसे ही मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंटरवेंशंस, इंजेक्शन का रोल है। जब आप सब एक साथ करेंगे तो ही प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, जल्दी असर आएगा और अच्छा असर आएगा। काफी बार लोग मेरे पास आके कहते हैं कि सर फिजियोथेरेपी हमने बहुत की बट आराम नहीं हुआ। आपने ये नहीं समझा कि फिजियोथेरेपी के साथ मेडिसिन भी लेना जरूरी है। उससे आपको आराम और ज्यादा अच्छे से और जल्दी होगा। हम वी कम टू द कंक्लूडिंग पॉइंट, दैट इज द सर्जरी। सर्जरी रेयरली, मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरा 3 साल का पेन का टेन्योर है उसमें मैंने कभी किसी पेशेंट को सर्जरी एडवाइस नहीं की, ना ही मैंने किसी को कराते हुए देखा है। हाँ, अगर आपका कैल्केनियल स्पर मतलब जो हड्डी का कांटा है वो बहुत बड़ा हो जाए, या आपका जो एक्िलीज टेंडन है मतलब पिंडलियों की हड्डी का जो टेंडन है वो प्रॉपर टूट जाए किसी कारण से, जैसे फ्रैक्चर हो जाए, या आपकी एक्िलीज टेंडन में जो स्पर है वो बहुत बड़ा हो जाए, तो हम ये जो हड्डियां हैं इनका रिसेक्शन कर सकते हैं। जो एक्िलीज टेंडन कटा हुआ है उसको जोड़ सकते हैं, बट ये बहुत रेयरली किया जाता है। क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसलिए मैंने बताया है। बट पर्सनली मैंने बहुत मेरा बहुत इस बारे में स्टडी नहीं है। मैं वापस स्ट्रेस करना चाहूँगा, अगर आपको सर्जरी भी कराना है, एक्सरसाइजेस से कोई छुटकारा नहीं। एक्सरसाइजेस तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन एडवाइस करते ही हैं। With this, I will end my talk. Thank you very much. मैं करंटली आई एम वर्किंग एट जैन हॉस्पिटल वर्धा। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपको बाद में भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। कुछ
चैट में क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो देखता हूँ। तो जीरो डॉल का क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया था। एक अलग है विटामिन डी, लैक विटामिन डी विल लीड टू कैल्शियम इज ओवरस्टोर्ड इन मेडिसिन एंड लेसन बोन्स, सी द डाइट एंड प्रोटोकॉल। ओके, विटामिन डी के बारे में एक मैसेज है। ये ये तो सही है, आपके शरीर में कैल्शियम होगा, बट विटामिन डी और विटामिन के, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, विटामिन K2 7, विटामिन K2 और विटामिन डी, आपके इस कैल्शियम को बराबर से रेगुलेट करते हैं। आपके कैल्शियम आपके हड्डी में जमा हो, ये बराबर करते हैं। विटामिन डी के लिए कोई डाइट नहीं होता। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा, जो हम मराठी में बोलते हैं कवड़ा ऊन, या सुबह की कोमल किरणें, उसके अंदर अ, उसके अंदर हम या तो दवाइयाँ लेंगे, या तो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जो है वो विटामिन डी के लिए हेल्प करती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ पेन, ऐसा है कि हाँ, ये भी है, बहुत लोग आते हैं कहते हुए कि हमारे पूरा बदन दुखता है। पूरे बदन दुखने के भी कुछ कारण हैं, बट साइकोलॉजिकल साइड ऑफ पेन सेंसेशन मैं कहूँगा काफ़ी एक डिटेल टॉपिक है। जिसको इंटरेस्ट है उसी ने इस बारे में सुनना चाहिए, और आज के फोरम में मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। हाउ टू ओवरकम वेरिकोज वेन्स पेन। वेरिकोज वेन्स का जो पेन है, ये आपके हील के साथ आपकी काफ मसल्स में होता है। वेरिकोज वेन्स का जो पेन है, ये आपके मसल्स से ज्यादा आपकी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों से रिलेटेड है। जब आपकी रक्त वाहिनियां, जो आपकी ब्लड वेसल से ठीक से काम नहीं करती, उसमें खून जमा हो जाता है, तो उससे दर्द होता है। उसके लिए भी एक्सरसाइजेस, मेडिसिन, एसओएस सर्जरी, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। सबसे पहले हम कुछ ऐसी, आपको आपको चलना है, आपको खड़े रहना कम करना है, ताकि आपका ब्लड आपके पैरों से आपकी हार्ट की तरफ जाए। हमारा जो काफ मसल्स है उसको हम पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं। ये अपने ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द हार्ट। तो हमको ये एक्सरसाइजेस करनी है ताकि ब्लड हमारे पैरों से ऊपर जाए। नहीं तो कुछ मेडिसिन होती है जिससे वेन्स में टोन बढ़ता है और ब्लड कम होता है। और अगर इससे भी नहीं होता, या आपके पैरों की वेन्स में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, मतलब कोई ऐसी खराबी है जो हम देख सकते हैं, तो उसके लिए लेजर सर्जरी भी हम करा सकते हैं। लेजर सर्जरी बोलते हैं, कोई लोग आरएफ सर्जरी बोलते हैं। ऐसे कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। रेमेडी फॉर बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन ये एक न्यूरोपैथिक पेन का एक ये है, क्या बोलते हैं, एक निशानी है। जैसे मैंने आपको बताया, दर्द आपकी हड्डियों से, आपके मसल से, आपकी ब्लड वेसल से, या आपकी नर्व्स से भी आ सकता है। बर्निंग सेंसेशन ये दिखाती है कि आपकी नर्व्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नर्व्स कमज़ोर हो सकती है। नर्व कमज़ोर होगी, आप विटामिन B12 चेक कराइए। हमको विटामिन B12 का सप्लीमेंट देना होगा। विटामिन B12 के साथ थायमीन भी कुछ ऐसा विटामिन है जो नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल मिथिल फोलेट या फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। और साथ में नर्व आपकी कहाँ दब रही है, आपके रीढ़ की हड्डी में दब रही है, नीचे पायरिफॉर्मिस मसल में दब रही है, या जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड बताई, टार्सल टनल सिंड्रोम, आपके एडी में आपकी नस दब रही है क्या, उसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। सो रेमेडी फॉर बर्निंग सेंसेशन, आपको बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रहा है उसी के बाद बता पाएंगे। पहले हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आपको बर्निंग सेंसेशन, आपकी नर्व्स में कमजोरी क्यों है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोल ऑफ एपिड्यूरल इंजेक्शन इन पेन रिलीफ, नॉट रियली इन हील पेन। हाँ, हील पेन का एक कॉमन कॉज न्यूरोपैथिक पेन भी है। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अपने शरीर में सब जगह नसों का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी हाथ में नसें आती है। अगर एक बहुत रफ रूल बोल दिया जाए, तो 7-8 अपने गले से जो नस निकलती है, जिनको स्पॉन्डिलाइसिस का तकलीफ होता है, उनको बहुत बार हाथों में भी कमजोरी, हाथों में दर्द हो सकता है। ओके,
तो एक रफ रूल अगर बोल दिया जाए तो 7-8 नंबर की नस, 6 नंबर की नस, सॉरी 5-6 नंबर की नस और 4-5 नंबर की नस। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नंबर की नस आपके इन फिंगर्स में जाती है। तो वैसे ही एक स्पेसिफिक नंबर की नस जो हम L5-S1 बोलते हैं, वो आपके हील के पास जाती है। और अगर उस नसों में अगर दर्द हो तो फिर हम उस एपिड्यूरल इंजेक्शन देके उस नस को शांत कर पाएंगे। प्लांटर फेशियाइटिस को छोड़ के जो अदर कॉजेज है हमने डिस्कस किए हुए हैं। आर्च ऑफ फुट का गड़बड़ होना, उसके लिए आपको फुट सपोर्ट्स देने हैं। न्यूरोपैथिक पेन के बारे में अभी आपको बताया। टार्सल बहुत सुंदर जानकारी। टार्सल टनल सिंड्रोम भी मैंने आपको बताया कि नसों का दबाव है। फ्रैक्चर्स हैं, उसके लिए तो एक्यूट पेन है फ्रैक्चर मतलब, तो फिर हमको किसी हड्डी के डॉक्टर से उसके लिए सलाह लेनी पड़ेगी। इज वाटर वॉकिंग यूजफुल टू रिकवर हील पेन? यस, ये एक बहुत अच्छा सुझाव मिस निशिका ने दिया है। काफी अच्छा लगा मेरे को ये सुझाव, वाटर वॉकिंग। ये आई मिस्ड इट बिकॉज इट इज नॉट वेरी कॉमनली डन। मैं वाटर वॉकिंग के बारे में एक बात बता पाऊंगा कि जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं या जो हाई एंड फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं जिनके पास ये वाटर वॉकिंग की सुविधा उपलब्ध है, वो यूज करते हैं। वाटर वॉकिंग कैसे काम करता है? वाटर वॉकिंग आपके शरीर का वजन वर्चुअली कम करता है। जब आप चलते हैं, आपका पूरा वजन आपके हील्स के ऊपर आता है डायरेक्टली। जब आप पानी में चलेंगे, जितना डीप पानी में चलेंगे, पानी भी आपका शरीर का वजन लेगा। आपके हील्स के साथ जो वाटर है वो आपका वजन शेयर करेगा। वजन शेयर करने के कारण आपकी हील्स को जो वॉकिंग की एक्सरसाइज है उसका फायदा होगा, बट जो वजन आपका पड़ रहा है हील पे वो नहीं आएगा। उस तरीके से वाटर वॉकिंग काफी हेल्पफुल है हील पेन के लिए। थैंक यू ताऊ जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दो जिज्ञासा है मेरे मन में है, मैं तो पहले अपनी जिज्ञासा क्लियर कर लूं, बाद में हैंड ऑप्शन जिन्होंने दे रखे हैं सर। हाँ, देखते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं, कई लोग सड़क के किनारे चलते हैं, कई बगीचों में वॉकिंग कर लिए जाते हैं। जहाँ बगीचा नहीं है, सड़क के किनारे चलना पड़ता है। तो सड़क में क्या होता है, सड़क बीच में से ऊंची होती है, दोनों साइड में ढलान होती है सड़क में। इस वजह से जब हम एक ही साइड में चलते हैं तो हमारे जो तलवे हैं थोड़े थोड़े बिल्कुल सीधे नहीं रहते, थोड़ा सा इस तरह से एक साइड प्रेशर पड़ता है उसमें। सही बात है। तो उसमें चलना क्या फायदेमंद है? सड़क के किनारे चलने से उसमें दर्द बढ़ सकता है क्या? भले ही ये फायदेमंद तो बिल्कुल ही नहीं है। भले ही आपके हील में पेन ना हो, बट आपके एंकल में पेन हो सकता है। एंकल जॉइंट जो आपके हील के ऊपर है उसको हम मेडिकल टर्म में सब टैलर जॉइंट बोलते हैं, या फिर टिबियो टैलर जॉइंट बोलते हैं। जो ये जॉइंट है, इसमें आपके अगर पैर अगर टेढ़े चले तो प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म। दूसरा, एक एक्यूट पेन का जो डर है वो ये रहता है कि पैर से जैसे हम चलते हैं, चलते चलते अगर आपका पैर ऐसे गिर जाए, जी जी जी। पैर हम ऐसे चलते हैं, टेढ़े चल रहे हैं, कभी आप ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए या कोई आदमी अवॉइड करने के लिए अगर आपका पैर ऐसे गिर जाए तो आपको एक्यूट एंकल स्प्रेन हो सकता है। जी जी जी। जो एक्यूट एंकल स्प्रेन है, ये बहुत डेंजरस है। फिर इसके लिए महीने भर पैर पे पट्टी लगाओ और दवाइयाँ खाओ, रेस्ट करो। आपका वॉकिंग बंद होने के कारण आपका पैर स्टिफ हो सकता है, ऐसी सब प्रॉब्लम है। तो बहुत बढ़िया, स्टेडी बहुत। ग्राउंड पे, समतल ग्राउंड पे चलना, यही हम सबसे ज्यादा रेकमेंड अभी करेंगे। हम देखते हैं आजकल के युवा वर्ग सड़क के किनारे दौड़ते भी है, तो ये दौड़ना अभी उनकी एड़ियां टेढ़ी रहती है जब सड़क किनारे दौड़ते हैं। तो आप जिस हिसाब से बता रहे हो, जब हाँ, हम जब बगीचे में जाते हैं टहलने के लिए, वहां भी हम देखते हैं टाइल्स लगी होती है और खुला मैदान भी होता है, तो खुले मैदान में चलना चाहिए, सही बात ग्रास है। के ऊपर चलना चाहिए। एग्जैक्टली अब ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को मैनेज करनी पड़ती है।
सिविक अथॉरिटीज ये सोचती हैं कि लोग घास पे चलेंगे तो हमारी घास खराब हो जाएंगी, हम कितना मेंटेन करेंगे। टाइल्स पे अगर चलो तो कोई सोचेगा यार टाइल्स से तो हमको बहुत प्रेशर मिल रहा है। सबको सब चीज का एक्सेस नहीं होता। जी जो हमने आज बताया है ये एक आइडियल सिनेरियो है। ऐसा ना हो कि कोई अगर आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा तो मैं नहीं चलूंगा और उसके कारण हमारा वजन बढ़ने लग जाए, ये भी सही बात नहीं है। बिल्कुल। तो हमको सब संभाल के चलना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसी ही टाइल्स लगी हुई जगह है तो आप प्रॉपर हील सपोर्ट सॉफ्ट कुशन शूज पहन के चलिए। पर चलना फिरना, अब एक्टिव रहना ये बहुत जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसके अराउंड काम कर सकते हैं। कोई भी कारण देना बस एक बहाना है। हर चीज बिल्कुल, का बहुत बहुत solution सुंदर जानकारी। एक चीज मॉडर्न और है, जैसे अपन ग्रास पे चलते हैं तो शू पहन के चलना या नंगे पैर चलना? शूज, आई वुड रिकमेंड शूज पहन के ही चलिए। नंगे पैर हम, हाँ, छोटे बच्चों को जरूर बोलते हैं कि जब वो चलना शुरू कर रहे हैं उनको सेंसेशंस पैर को मिलनी चाहिए, इसलिए नंगे पैर चलाइए। बट एट दिस एज शूज पहन के चलना ही अच्छा रहेगा। आई वुड सजेस्ट मोर देन हील, इट इज फॉर सेफ्टी। जो पब्लिक प्लेस है, कीड़ा आ गया, कुछ कचरा पड़ा है, कोई कांटा चले गया, सो पब्लिक प्लेसेस में फुटवेयर पहनना ही ठीक रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद सर। यस Dr. G, very good afternoon. गुड आफ्टरनून। 3 days back, I came across one video in which they suggested that the lack of vitamin D is overloading calcium in the muscles, which is leading to the muscle pains all over the body. राइट। And there one suggestion was given: you have to take 100 grams of til sesame seeds every day. ओके। And morning and evening you stay in the sunlight for a 15-20 minutes. Right. That can reverse even the over deposit of calcium on unnecessary places, and it will repair the bones as well. Right. Please share something. I have no doubt about the exposure to sunlight criteria. That is true. When you are exposed to sunlight, the importance is early morning and late in the evening. कोमल सन की सूर्य की किरणें जो हम बोलते हैं, that definitely helps to get more vitamin D in the body. As I told you, vitamin D will regulate where the calcium is going in the body. Sesame seeds, to be very frank, I don't have a lot of study in this, but yes, I do know that vitamin D is a fat soluble vitamin. So it will be found in seeds which are high in fat. Sesame, you get sesame oil. Sesame has oil, so vitamin D should be present in a oil seed. So there is no harm in taking it. But I am not I can assure you that nothing will go wrong if you do this. But how much will sesame seeds help? I am not the correct person to comment on it.